नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे श्रावण में सीएम की बातें। श्रावण का पावन महीना शिव भक्ति, आस्था और लोक मंगल का संदेश देने वाला महीना। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक विशेष पाती लिखी है। इस पाती में उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता और सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि श्रावण को केवल पूजा अर्चना का पर्व नहीं है ये श्रावण महीना, बल्कि सेवा, प्रकृति संरक्षण और जन भागीदारी का अभियान इसको बनाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। श्रावण का पावन महीना शिव भक्ति, आस्था और प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देने वाला महीना। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक भावनात्मक पाती लिखी है। इस पाती में सिर्फ धार्मिक आस्था की बात नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता और सामाजिक सहभागिता का भी संदेश है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि श्रावण को सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित न रखें, बल्कि इसे सेवा और प्रकृति संरक्षण का जन अभियान बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा अपनी पाती में श्रावण माह को लोक मंगल, श्रम सम्मान और सामूहिकता का पावन पर्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का नवसृजन और अन्नदाता का परिश्रम इस मौसम में हरियाली और समृद्धि का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में शिव आराधना जीवन को संयम, सेवा और समरसता का मार्ग दिखाती है। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हलाहल का पान किए जाने को सृष्टि की रक्षा के लिए सर्वोच्च त्याग का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि शिव को जल अर्पित करने की परंपरा उसी त्याग, कृतज्ञता और जन कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति है। साथ ही उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश देने वाला बताया, जहां गंगा, चंद्रमा, सर्प, नदी और उनके गढ़ प्राकृतिक संरक्षण की प्रेरणा देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि श्रावण की वर्षा धरती को नई ऊर्जा देती है। खेतों में हरियाली, नदियों का प्रवाह और गांव में धान की रोपाई के बाद होने वाला सहभोज सामूहिक श्रम और साझा संस्कृति का प्रतीक है। वहीं शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धा, सेवा, स्वच्छता और सामाजिक सहभागिता का वातावरण तैयार करती है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए प्रदेश में करीब 20,000 अमृत सरोवर विकसित किए जा चुके हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और भूजल दोहन की चुनौती का उल्लेख करते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने लखनऊ के एक आवासीय सोसाइटी का उदाहरण भी दिया, जहां आरओ और एयर कंडीशनर से निकलने वाले प्रतिदिन लगभग 50,000 लीटर पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़कर भूजल पुनर्भरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि श्रावण माह को सेवा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और सामाजिक सहभागिता का जन अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हर बूंद पानी का सम्मान और हर पौधे का संरक्षण ही श्रावण का वास्तविक संदेश है, जो समृद्धि, सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत आधारशिला बनेगा। श्रावण के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पाती आस्था के साथ साथ पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश देती है। यानी भक्ति के साथ प्रकृति की रक्षा, जल संरक्षण और सेवा का संकल्प ही इस श्रावण को सार्थक बनाने का सबसे बड़ा संदेश है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे शिव की दिव्य आस्था, समृद्ध इतिहास के। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कई मंदिर हैं जो सिर्फ पूजा अर्चना के केंद्र नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास और अद्भुत शिल्प कला की पहचान भी है। चंपावत का ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर भी ऐसी ही अमूल्य धरोहर है, जिसकी भव्यता, सांस्कृतिक महत्व को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए नई पहचान देने की पहल की है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक शिवधाम की खासियत को। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान सिर्फ हिमालय, नदियों और प्राकृतिक सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी है। यहाँ के प्राचीन मंदिर आज भी इतिहास, आस्था और अद्भुत शिल्प कला के जीवंत साक्षी हैं। इन्हीं धरोहरों में शामिल है चंपावत का ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर, जिसकी भव्यता और गौरवशाली इतिहास को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाने की पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंपावत स्थित ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर का वीडियो साझा किया।
उन्होंने लिखा कि यह मंदिर भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था, समृद्ध इतिहास और अद्भुत स्थापत्य कला का अनुपम संगम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्थरों पर उकेरी गई बेमिसाल नक्काशी और प्राचीन कारीगरी उत्तराखंड की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की कहानी बयां करती है। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से इस पवित्र धाम के दर्शन कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने की अपील की। चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ से करीब 76 किलोमीटर दूर है और जिले के सबसे कलात्मक मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर समूह भगवान बालेश्वर, रत्नेश्वर और मां चंपावती दुर्गा को समर्पित है। माना जाता है कि इसका निर्माण चंदवंश के शुरुआती राजाओं ने कराया था। मंदिर की संरचना, मंडप और गर्भगृह के साथ इसकी छत पर आज भी मौजूद बारीकी नक्काशी उस दौर की उत्कृष्ट शिल्प कला का जीवंत प्रमाण है। बालेश्वर मंदिर से जुड़ी कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यह क्षेत्र कभी नागों की राजधानी माना जाता था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार चंपावत का नाम राजा की बहन चंपावती के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसी शिवधाम में तपस्या की थी। आज भी मंदिर परिसर में मां चंपावती का मंदिर मौजूद है और उन्हें इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार चंदवंश ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस मंदिर परिसर का निर्माण कराया और चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। बालेश्वर मंदिर के अलावा चंपावत भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें क्रांतेश्वर, मानेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषनेश्वर, दिक्तेश्वर और मल्लारेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। वहीं पाताल रुद्रेश्वर गुफा भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यही वजह है कि चंपावत को उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आस्था, इतिहास और अद्भुत स्थापत्य कला का संगम बना चंपावत का बालेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री की इस पहल से उम्मीद है कि देश विदेश के अधिक से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक इस ऐतिहासिक धाम तक पहुंचेंगे और देवभूमि की गौरवशाली विरासत से रूबरू होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई जनवरी 2023 से चल रही थी। महिला खिलाड़ियों की यौन शोषण के आरोपों से संबंधित इस मामले की सुनवाई 1133 दिनों तक चली। इस बीच इस मामले में कोर्ट में कुल 127 बार सुनवाई की गई। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोपों में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के अभियोजन पक्ष के सबूतों को कोर्ट ने पर्याप्त नहीं माना और उन्हें सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया, मुक्त कर दिया। यह फैसला 2 जुलाई 2026 को बहस खत्म होने के बाद आया है। उस समय ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए अपनी निर्दोषता दोहराई है। कोर्ट से बरी होने के बाद अदालत से बाहर आते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, आज कोर्ट ने बाइज्जत मुझे बरी किया। मैंने उस दिन कहा था मैं स्वतः अगर दोष सिद्ध हुआ तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, मगर आज मैं बाइज्जत बरी हो गया। साथ ही उन्होंने मीडिया के ये पूछने पर भी जिन पर आपने आरोप लगाया था उस पर क्या कहेंगे, तो सांसद ने कहा, ये पूर्व सांसद हैं और पूर्व सांसद ने कहा, जवाब दिया जो हुआ सो हुआ। यानी उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। और उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर दोष जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो अगर लेस मात्र भी अगर हैं और अगर सिद्ध हो जाते हैं तो स्वतः फांसी लगा लेंगे। जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है।
सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे में सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? कैमरा कहाँ जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता मनोज प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज प्रजापति, राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को निर्दोष साबित किया है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया है और आज अपनी प्रतिक्रिया के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह जो साफ तौर पर बोलते नजर आए कि पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सिद्ध हो जाएंगे तो स्वतः फांसी पर लटक जाएंगे। निर्दोष साबित होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, क्या कुछ इस दौरान देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने आज जिस प्रकार वर्ष 2023 में महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न आपराधिक मामलों में पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जी को सह आरोपी से बरी कर दिया। आपको बता दें ये बड़ा मामला था। तो जिस प्रकार ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो पहले तो उन्होंने अपना महासंघ का पद छोड़ दिया था, उसके बाद वो खुद ही कह रहे थे अगर इस तरह की कोई कोर्ट से प्रतिक्रिया या उनके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो वो स्वयं ही फांसी पर चले जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार आज जो फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं कानून पर विश्वास जो है बना हुआ है अभी भी, और उसी को लेकर आज जो प्रतिक्रिया कोर्ट के बाद ब्रजभूषण ने दी है उस पर उन्होंने कहा है कि यह मेरी न्याय लेकर पूरी आस्था थी, उसी को लेकर जो है न्याय हुआ है। और आज बाइज्जत जो बरी हुए है उस पर कहीं ना कहीं जो एफआईआर उन पर हुई थी, जांच अदालत चार्जशीट दाखिल करने के बाद जांच हुई और सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण भी हुआ और इस तरह एक लंबे अंतराल के बाद आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अभी योजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो पाया, यह भी कोर्ट का कहना था। इस आधार पर दोनों आरोपों को बरी कर दिया गया था। पता है कि इसी प्रदर्शन से जुड़ा एक नाबालिग पहलवान का वो मामला भी पहले बंद हो चुका है, जिससे अदालत दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर चुकी थी। अब इस फैसले के बाद सभी की निगाह की इस बात पर हुई याचिका या शिकायतकर्ता पक्ष या आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देता है या नहीं। फिलहाल राव एवेन्यू कोर्ट के फैसले के साथ इस आपराधिक मामले में ट्रायल का निष्कर्ष सामने आ गया है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया कि उन्होंने क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए वो हमेशा से उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वो दोषी हैं। और अब बात करेंगे महिला टीचर की दिन दहाड़े हत्या की। फरीदाबाद के गांव सिकरोना में दिन दहाड़े एक निजी स्कूल की महिला टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान संध्या के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। बताया जा रहा है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे एक युवक ने मिलने के बहाने उन्हें स्कूल गेट पर बुलाया। जैसे ही वो बाहर आई, आरोपी ने उनकी गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। शोर सुनकर स्कूल संचालक बचाने पहुंचे तो आरोपी उनकी ओर भी चाकू लेकर दौड़ा और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और वारदात के कारणों की जांच की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आप देख सकते हैं। पहले ये आरोपी शिक्षिका को मिलने बुलाता है, उसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देता है। तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें जो है वो झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। और कहीं ना कहीं दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या हुई है,
कई सवाल इस हत्या ने खड़े कर दिए हैं। स्कूल गेट पर फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। मनोज, फरीदाबाद में एक शिक्षिका पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता है और आरोपी उसके बाद हमला कर मौके से फरार हो जाता है। दिन दहाड़े इस हत्या के बाद सनसनी फैली हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बता दें फरीदाबाद की सिकरौना गांव के समीप का ये मामला है, जहां चौकी और क्राइम ब्रांच की कुछ ही दूरी पर ये स्कूल पड़ता है, जहां पर एक सिलसिले शख्स ने उस टीचर को स्कूल में गया और उस टीचर को बड़ी आसानी से बुलाकर ताबड़तोड़ चक्कू से उस पर वार कर दिया। कई बार करते करते महिला जो लहूलुहान हालत में हो गई, तो स्कूल का जो ऑनर है वो महिला को बचाने का प्रयास कर रहा था, तो जो स्कूल का जो ऑनर है उसको भी चक्कू दिखाकर डरा दिया और जिसके बाद वहां शोर शराबा मचाया, जिसके बाद वो मौके से चक्कू लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। बता दें कि अब पुलिस वो मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी को जल्दी पकड़ने का दावा करते हैं। हालांकि बता दें दिन दहाड़े जो वारदात हुई है, इससे कहीं ना कहीं दहशत का माहौल पूरे इलाके में बना हुआ है, क्योंकि जहां शिक्षक ही अब सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो दिन दहाड़े शिक्षक को इस तरह से चक्कू से हमला कर मौके से फरार होता है आरोपी। अब देखना होगा पुलिस कब तक इस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्कूल टीचर की दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई है। आप तो सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हुई है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हृदय को झकझोर देने वाली हैं। ये संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से, और सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज़ आई बाहर गैलरी से। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करने जा रहा। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, अरे क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूँ, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। कितने लोग थे? एक ही था वहाँ पे। तो किस पे कोई व्हीकल था उसके पास? तो ये कोई बाहर ही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी गेट के अंदर, उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर जो लड़की थी उसको लेके अनफला हॉस्पिटल चला गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर। कितनी उम्र है, क्या नाम है इसका? लगभग 30 साल मेरे ख्याल से उम्र होगी उसकी, और संध्या नाम था, संध्या का ये जो हत्या हुई है टीचर की स्कूल में, क्या मामला? अभी कोई कंप्लेंट नहीं है, जैसे कंप्लेंट आ जाती है तो जैसे भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना तो ब्रॉड डेड है बॉडी अल्फला में। कितने चाकू लगे? हाँ जी, अभी मेरे को तो ब्रॉड डेड का रुका मिला, तो अभी तो मौके पर। कौन है महिला, क्या नाम है? महिला सांदा नाम की लेडी है। क्या करती थी? ये यहाँ टीचिंग करती है। कौन से स्कूल में? यही गांव में? हाँ, यही साथ में थोड़ी दूरी वो है, गाँव सरस्वती स्कूल है गाँव में। तो आपने भिजवाई अल्फला को डेड बॉडी कितने बजे? हाँ, मौके पर पहुँच गए थे। आप तो यहाँ इसके प्राचार्य थे स्कूल के, किस हालात में मिली थी यहाँ? नहीं मिली नहीं, डेड बॉडी को ले जा रहे थे उस टाइम। जब आप जो आरोपी है अमित, ये अभी पता नहीं कौन आरोपी है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई जो कह रहे हैं लोग अमित नाम का लोग कह रहे हैं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं। अच्छा। और अब बात करेंगे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई के। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करें खुले आसमान के नीचे पढ़ाई। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले के कई प्राथमिक विद्यालय में भवन की कमी के चलते नौनिहाल खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। मुस्कुरा ब्लॉक के इमलिया कन्या प्राथमिक विद्यालय में 196 बच्चों के लिए केवल 3 कक्ष हैं, जिससे कई कक्षाएं बाहर लगानी पड़ रही हैं। वहीं कैमोखर और न्यूरिया गांव के विद्यालयों में भी कमरों की कमी है और जल निकासी की समस्या से छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 401 जर्जर विद्यालयों के ध्वस्तीकरण के बाद अब तक 104 भवन ही बन सके हैं। भवन निर्माण में देरी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सर, कितनी क्या कुछ संख्या है आपके विद्यालय में? सर, हमारे यहाँ 196 का नामांकन है और आज की उपस्थिति लगभग 176 है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे क्लास 3 है वो आपकी बाहर बैठी हुई है और एक ही कमरे में 2 क्लासों के बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? इसमें सर बहुत दिक्कत होती है, खासतौर से गर्मी और बरसात में। एक क्लास में अभी फिलहाल आप देख पाएंगे कि लगभग 80 बच्चे यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऐसे में बच्चों को बैठाना, और जब गर्मी होती है तो अब तो बड़ी मुश्किल होती है।
और एमडीएम की स्थिति में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम कक्षाओं में चूंकि बच्चे बैठे होते हैं तो कक्षाओं में खाना नहीं खिला सकते, बाहर हमें बैठ के खाना खिलाना होता है। तो धूप आने पर और या बारिश होने पे बहुत दिक्कतों का सामना होता है। किस तरह की दिक्कतें होती हैं विद्यालय में? जैसे ये पानी भरा है हमने देखा, ऐसे में किस तरह की दिक्कतें? बच्चों को खाना खिलाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो मेन समस्या, मूल समस्या यहाँ की कि पानी का निकासी नहीं है बाहर। जो नाला गया हुआ है इसकी निकासी आगे नहीं है, यहीं थम जाता है, जिसके कारण पानी ओवरलैपिंग होती है पानी और पानी अंदर। अच्छा, ये मलबा भी डाला हुआ है, कभी यहाँ का चला जाएगा। तो जैसे में एक जो कमरे थे इनका ध्वस्तीकरण हो गया, इसके बाद कोई कमरे वगैरह बनाने की बात कही गई? जी, जल्दी पैसा प्रशासन की तरफ, मतलब अभी आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से जल्दी। अच्छा, कितना समय हो चुका है इन कमरों को तोड़े हुए? 2 या 3 महीने के लगभग। तो अभी कितनी संख्या है विद्यालय में बच्चों की? 64 बच्चे हैं इस समय। कुल 64 बच्चे विद्यालय में। कौन सी क्लास में? अच्छा, ये एक ही कमरे में 4 और 5 दोनों के बच्चे बैठे, इस तरह में कैसी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को पढ़ने में? बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और लाइट चल जाती है तो और ज्यादा गर्मी लगती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। किस तरह की दिक्कतें होती हैं पढ़ने में? बैठने में दिक्कत होती है, जो लोग पास बैठते हैं ना, इसलिए तो जगह नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? कमरा मिलना चाहिए बहुत? हाँ, जब दिक्कत तो मिलना चाहिए। बेटा, आप लोग खुले में बैठ के पढ़ रहे हो, अगर बारिश होती है किस तरह की दिक्कतें होती है? क्या बारिश होती है तो क्लास के अंदर चले जाते हैं और खाने खाते टाइम धूप आ जाती है तो साइड बैठ जाते हैं पेड़ की छाए। ऐसे रोज खुले में बैठ के पढ़ते हो आप लोग? हाँ सर। क्या मांग है आप लोग? कमरा वगैरह मिलना चाहिए बैठने को? हाँ। अच्छा, एक कमरे में कितने लोग हो जाते हो जब बारिश आती है? एक कमरे में 2 और 3 हो जाते हैं। बैठ पाते हो आप लोग सही से? हम दब जाते हैं 4-6 तो बच्चे। बेटा, राज। कौन सी क्लास में? 1। ऐसे बाहर बैठ के पढ़ते हैं आप लोग? तो तकलीफ होती, गर्मी लगती है और बारिश वगैरह होती तो आ जाते हैं कमरे में, और एक कमरे में सारे बच्चे बैठ जाते हैं। दिक्कत होती है कमरे में बैठने में, गर्मी लगती होगी। क्या चाहिए आप लोगों को? कमरा चाहिए पढ़ाई करने के लिए। हमीरपुर जनपद में टोटल 401 विद्यालय भवन जो जर्जर हुए थे और उसमें इनका वो विस्फोट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और जिसमें से 104 विद्यालय बन चुके हैं और 170 विद्यालय को हमने प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 106 विद्यालय कैंसिल हो चुके और 38 विद्यालयों को हमने डीएमएफ से प्रस्ताव भेजा। और अब बात करेंगे बदहाल सड़के, जल भराव और प्रदर्शन की। जालौन में ग्राम आटा के ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने गांव में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए जल्द समाधान की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की कई सड़कें